अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूँ सबाशी और मैं हूँ हाफिज मोहम्मद अवैस। तो अच्छी सी सुबह का आगाज हो चुका है और डेफिनेटली रिफ्रेशिंग सी सुबह है और मौसम भी जो है कराची का काफी बेहतर हो गया है। क्यों वैसे अभी लग रहा था कि हमारे शहर का मौसम बेहतर नहीं होना, लेकिन वाकई भाई हमारे शहर का जो मौसम है वो काफी बेहतर हो गया है और अब गर्मी जो है वो कुछ कम कम लग रही है। बस अब ये है कि थोड़ी सी अगर बारिश या बूंदाबांदी हो जाए तो इसके साथ मजा ही दुबाला हो जाएगा इस मौसम का, क्योंकि गर्मियों का भी अपना अलग ही लुत्फ है और गर्मियों का भी अपना अलग ही मजा है अगर लोड शेडिंग ना हो तो। लेकिन ये हो नहीं सकता कि लोड शेडिंग ना हो, क्योंकि हम रहते हैं पाकिस्तान में जहां के सियासतदान करते हैं झूठे दावे कि 2018 के आते ही जनरल इलेक्शन से पहले ही हम जो है वो लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे। और आप क्या कह रहे थे, हंसी आती है आपको? मुझे ये दावा सुन के ही हंसी आ जाती। पहले कहा जाता था कि 2016 में लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, फिर कहा जाता था 17 में कर देंगे, फिर कहा जाता था कि 2018 के आखिर में तो बिजली खत्म ही कर देंगे। बाकी बिजली खत्म हो गई, बिजली खत्म, लोड शेडिंग ही खत्म हुई, बिजली खत्म हो गई। बिल्कुल सही बात की आपने, बिजली खत्म हो गई और अब फिर वही टेंशन है, वही परेशानी है कि फिर लाइट नहीं होती है। मैंने घर में पूछा अम्मी को ना, मैंने कहा आपने देखा था मैं मॉर्निंग शो पे बैठी हुई थी तो मैं कैसी लग रही थी? तो अम्मी कहने की बेटा लाइट ही नहीं थी। बेटा लाइट ही नहीं थी। क्या करें जनाब, जनरेटर भी चलाने के लिए जो है बड़े गैस चाहिए और गैस की लोड शेडिंग होती है। खैर जनाब, तो हमारे मुल्क में जहाँ बहुत सारे मसाइल हैं वहीं उन मसाइल का हल ये है कि हम लोग अपनी मदद आपके तहत इन तमाम मसलों का हल ढूंढते हैं। अगर हमें टीवी देखना है तो हम जनरेटर ऑन करते हैं, गर्मी लग रही है तो जाहिर है जनरेटर के थ्रू पंखे ऑन करते हैं। और अगर हमें रोजगार ढूंढना है उसके लिए भी अब लोग खुद से ही कोशिश कर रहे हैं, खुद ही इकदाम करने शुरू कर दिए हैं। और वो इकदाम किस तरह के हैं? ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू। आपको पता है रेवोल्यूशनरी चीजें हो रही हैं अब इंटरनेट के थ्रू। लोग ऑनलाइन बिजनेसेस कर रहे हैं एंड दे आर एक्सप्लोडिंग द इंटरनेट। लोग बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट हासिल कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में आगे चल के भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम बढ़ेंगे सबा अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ। इंसाफ के कटहरे पे खड़ा किया। चोर लुटेरों ने अदलिया को निशाना बनाया हुआ है। इमरान खान के मर्दान से मुखालिफिन पर वार, कहा 29 अप्रैल को कौम जस्टिस एजाजुल एहसन और वाजिद जिया के साथ खड़ी होगी। खिताब के दौरान मौलाना फजल रहमान को भी निशाने पर लिया। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ऑनलाइन बिजनेस का रुझान बढ़ रहा है। घर बैठे बआसानी पैसा किस तरह कमाया जा सकता है, जानेंगे आज गुड मॉर्निंग आज में। तो जनाब ये तो थी हमारी टॉप स्टोरीज। अब जान लेते हैं कि आज अखबारात की शेष सुर्खियां क्या कह रही हैं। टॉप स्टोरीज जान ली है अखबारात में। सबसे पहले एक्सप्रेस न्यूज़ मेरे पास है, एक्सप्रेस रोजनामा एक्सप्रेस और आज जो खबर लगी है वो बहुत बड़ी खबर है के हवाले से। हाँ, मैं बड़ी खबर के ऊपर जाऊं, ये सारी बड़ी खबर है, लेकिन सबसे जो इसमें शह सुर्खी लगी है उसमें नवाज मरियम की अदलिया मुखालिफ तकरीर नशर करने पर अबूरी पाबंदी आयद की गई है और लाहौर हाई कोर्ट का पैमरा को 15 रोज के अंदर फरीकैन के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म दिया गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई खड़ा होकर अदालती फैसलों को तनकीद का निशाना बनाए। अदालत आलिया ने यह मौक़िफ़ अपनाया है और बहुत सारे लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि ये खुद ब खुद अदालत ने कोई फ़ैसला नहीं दे दिया है, बल्कि तौहीन अदालत के ऊपर तकरीबन 27 दरखास्तें थी जो अदालत के पास पड़ी हुई थी। अदालत ने उन्हें यकजा करके उसकी हेयरिंग की है और उस हेयरिंग के अंदर फिर जो मवाद सामने आया उस पर उसकी बुनियाद पर यह फैसला किया गया कि इस हवाले से खुद कोई फैसला देने के बजाय पैमरा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है मीडिया के हवाले से उसको 15 दिन के अंदर कहा जाए कि इस हवाले से कोई लाहेअमल तरतीब दी जाए। और उन 15 दिनों के अंदर तक जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, जिनमें नवाज शरीफ शामिल हैं, मरीम नवाज शामिल हैं, बशमूल 16 रहनुमा हैं जिनके बयानात पर अदलिया मुखालिफ बयानात पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अब देखते हैं कि 15 दिन बाद कमीशन क्या फैसला करता है और उसके क्या नताइज निकलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जहाँ पर अदलिया के हवाले से बात की जा रही है तो नून लीग की जानिब से अदलिया को बेइंतहा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और बनाया जाता रहा भी है। जब से हम देख रहे हैं कि ये पैनामा लीक्स का मामला निकला है, नून लीग की जानिब से इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं और अब बिलाखिर इसके ऊपर एक्शन लिया गया है और अब देखना यह है कि इन तमाम मामलात का क्या नतीजा निकलता है। अच्छा, इमरान खान भी बहुत ज़्यादा मुतारिक हैं क्योंकि उनके हवाले से यहाँ पर मेन लीड लगी हुई है और इमरान खान कहते हैं कि फ़ौज ने हमें बचाया, वरना हमारी हालत दूसरे मुस्लिम ममालिक जैसी होती। तो डेफिनेटली इस वक्त खान साहब जो है बड़े ज़्यादा मुतारिक हैं, बड़े ज़्यादा जलसे कर रहे हैं और तनकीद भी कर रहे हैं अपने मुखालिफिन पर। और नून लीग जो गलतियाँ कर रही है उससे जो दीगर पार्टीज़ हैं वो लाजमी तौर पर फ़ायदा उठा रही हैं और नून लीग के लिए एक के बाद एक जो है मुश्किलात का सामना होता जा रहा है नून लीग को और मुश्किलात उनके लिए खड़ी होती जा रही हैं। अब नून लीग को देखना है कि वो कैसे इस मुश्किलात का सामना करती है और इस मुश्किलात से ओवरऑल
कैसे निकलती है। अच्छा, एक खबर तो कल हमने अदलिया के हवाले से देखी, अब खबर शामिल करेंगे हम भारत के हवाले से, जो कि मुस्तकिल हठधर्मी पर उतरा हुआ है। और इतनी हठधर्मी पर उतरा हुआ है कि आपने देखा कि वो जो आसफा का मामला है उसके ऊपर जब बॉलीवुड स्टार्स ने आवाज उठाई तो उनको भी तनकीद का निशाना बनाया गया। मैं बात कर रही हूँ करीना कपूर की, जिन्होंने बैनर लेके आसफा के लिए जस्टिस के लिए कहा और इंसाफ मांगा, इंसाफ की दुहाई दी सोशल मीडिया पर। तो उनके लोगों को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर उन्होंने किया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। इवन उनकी शादी को क्रिटिसाइज किया गया और उनके बेटे तैमूर के नाम को भी क्रिटिसाइज किया गया। और लोगों ने यही बात की कि जी आपने तो मुस्लिम घराने में शादी कर ली और अपने बेटे का नाम भी एक जालिम मुस्लिम बादशाह के नाम पर रखा। ऐसा सोशल मीडिया पर लोगों ने उनको तनकीद का निशाना बनाया, जिसके ऊपर उनके साथी एंकर्स उनके जो है वो डिफेंड में आ गए और बहुत ज्यादा उन्होंने ट्वीट्स की। गो कि करीना कपूर खान ये कहती हैं कि जी वो सोशली जो है वो ट्विटर पर नहीं है। तो भारत में इस तरह की बातें की जाए। आप सब सही कह रही हैं। भारत के हवाले से कहा जाता है कि जमहूरियत की माँ है, लेकिन दूसरी तरफ इंसानी हुकूक की जो संगीन नौयत की खिलाफ वर्जियां की जाती हैं वो सबसे ज्यादा भारत में ही की जाती हैं। और भारत हमेशा से इल्जाम लगाता है कि पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हुकूक नहीं है। जहाँ पे भी मसले जरूर हैं, लेकिन भारत खुद अपने अगर गिरेबान में झांके, अपने अंदर देखे, अपने मुल्क में देखे, तो सबसे ज्यादा संगीन नौयत की खिलाफ वर्जियां भारत में की जा रही हैं। बल्कि मसला तो सारा यही ना कि मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, मोदी जी की जो सियासत चमकती है, वो चमकती ही इसलिए है कि मुसलमानों के साथ तशद्दुद करते हैं और मुस्लिम्स के हवाले से वो इस तरह के बयान देते हैं। उनके अपने एक्स ऑफिसर्स ने अब उनको खत लिख दिया है कि मोदी जी ये क्या हो रहा है, आप ये जो मसला है इसके ऊपर इंसाफ की यकीन दहानी कराएं और इन तमाम चीज़ों के लिए देखें कि आपकी अपनी पार्टी, आपकी अपनी गवर्नमेंट के लिए जो है वो इस तरह की जा रही है। तो मेरे ख्याल में अब ये भारत के लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि जिस तरीके से वो ये तमाम तर इक़दाम कर रहा है, अब वो एक्सपोज होता जा रहा है पूरी दुनिया के सामने। तो जब भारत पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होता जा रहा है और हम भी भारत को असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखाते रहेंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मत। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो एडिटोरियल पे डिस्कशन करेंगे और साथ साथ डिस्कस करेंगे आज की टॉप स्टोरीज भी। सो स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब गुड मॉर्निंग आज में हमने जहां पर खबरें डिस्कस की, अखबार डिस्कस किए, वहीं अब जान लेते हैं मुख्तलिफ शहरों का हाल। और मुख्तलिफ शहरों का हाल जानने के लिए हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदगान हमारे साथ होते हैं। लाहौर में इस वक्त मौजूद है हमारी प्यारी सी नुमाइंदा हुमा भट्ट और उनसे जानते हैं कि आज शहर का क्या हाल चाल है, कौन सी समाजी और सियासी एक्टिविटीज वहां पर होने जा रही है। हुमा भट्ट गुड मॉर्निंग, आज मौसम कैसा है? गुड मॉर्निंग। आज मौसम आज वैसा नहीं है जैसा कि कल था, और कल हम बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि सुबह सुबह बारिश होना शुरू हो गई थी, बादल थे और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। आज आसमान पर बादल सुबह तो दिखाई दिए, लेकिन इस वक्त तेज़ धूप है, गर्मी है और लग नहीं रहा कि बारिश होगी। लेकिन महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि आज भी बारिश हो सकती है और कल भी होगी। तो इम्कान के ऊपर हम लोग हैं और हम लोग इंतज़ार करते हैं कि बारिश हो जाएगी तो हम लोग भी बहुत खूब इंजॉय करेंगे। हाँ। और अगर मैं आज की एक्टिविटीज़ का जिक्र करूं तो आज की एक्टिविटीज़ में सबसे मेन एक्टिविटी और सबसे अहम जो केस है वो आज नैब कोर्ट में पेश किया जा रहा है अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर अली जहांगीर सदीकी को। तो आज वो सबसे बड़ी अहम एक्टिविटी होगी, वहाँ पर डेवलपमेंट भी होगी। वो अगर पेश होंगे तो देखेंगे वहाँ पर क्या कोर्ट में उन्होंने जवाब दाखिल करवाते हैं या फिर उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनके बारे में क्या बात होती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हलाल इंटरनेशनल फूड एग्जीबिशन जो है वो आज लाहौर में होने जा रही है, जहाँ पर साउथ एशियन कंट्रीज जो हैं वो अपने स्टॉल्स लगाएंगी और हलाल फूड यहाँ पर दिखाएंगी हमें, और हम लोग वहाँ पर जाएंगे भी और खूब इंजॉय भी करेंगे और खाएं पिएंगे भी, क्योंकि हम लोग लाहौरी हैं तो लाहौरी इस चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं। उसके बाद हम लोग इवेंट की अगर जिक्र करें तो फनकार जो हैं, फनकार बरादरी आजकल एहतजाज कर रही है क्योंकि पंजाब हुकूमत ने उनसे वादा तो किया था कि उन्हें हेल्थ कार्ड जो है वो दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो हेल्थ कार्ड उन्हें मिला नहीं है, जिसके खिलाफ आज फनकार बरादरी जो है वो प्रोटेस्ट करने जा रही है प्रेस क्लब के सामने। तो आज मेन 3 इवेंट्स हैं लाहौर में ये, और इन इवेंट्स के अलावा मजीद भी होते रहेंगे इवेंट्स। और जैसे लाहौर से हुमा भट्ट हमारे साथ मौजूद थी। हुमा भट्ट, आपने तमाम तफसीलात बताई, आपका बहुत शुक्रिया। एक बड़ी इंटरेस्ट बात थी जिस पे मुझे हंसी आ रही थी, उन्होंने कहा लाहौरी कुछ भी छोड़ते नहीं है। वाकई में लाहौरी कुछ नहीं छोड़ते। आपको पता है कि पिछले दिनों एक बहुत चीज वायरल हुई, बहुत ज्यादा स्कैंडल वो सामने आया, खाने के हवाले से था। अब मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन वाकई में ये बात हकीकत है, लाहौरी खाने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ते, वो चाहे हलाल हो या मकरू हो। अच्छा चलें जी, आगे बढ़ते हैं और पेशावर का रुख करते हैं। और पेशावर में मौजूद है हमारे नुमाइंदे आसिफ शहजाद और उनसे जानते हैं कि पेशावर में कौन सी सियासी और समाजी एक्टिविटीज होने जा रही हैं। आसिफ, अपडेट कीजिए। गुड मॉर्निंग आज। गुड
मॉर्निंग जी, बिल्कुल। सबसे पहले तो मौसम के बारे में बताना चाहूँगा कि मौसम जो है वो यहाँ पर इंतहाई खुशगवार है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से वक्फे से बारिशों का सिलसिला जो है वो यहाँ पर जारी है। इसके साथ साथ जो बालाई इलाका है वहाँ पर भी शदीद बर्फ़बारी हो रही है और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे बारिशों का सिलसिला जारी है। इस वक्त जो है लैंड स्लाइडिंग भी जो है पहाड़ी इलाकों में हो रही है। कालाम रोड जो है इस वक्त लैंड स्लाइडिंग के बाद बंद हो चुका है, जिसके बाद हर किस्म की ट्रैफिक जो है वो वहाँ पर बंद है। मौसम तो यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में खुशगवार है, लेकिन के साथ साथ जो धरनों और एहतजाज का मौसम है वो इंतहाई गर्म है। यहाँ आज पेशावर में जो सिविल सेक्रेटरीट के सरकारी महकमों के इंजीनियर्स हैं वो अपने अपने तमाम महकमों में एहतजाज पर बैठे हुए गुज़िश्ता 4 रोज़ से, जिसके बाद मुख्तलिफ महकमों में काम जो है वो वहाँ पर ठप है। इसके साथ साथ जो पेशावर के तालीमी बोर्ड्स हैं उसमें भी तमाम खैबर पख्तूनख्वा का जो दीगर अजला है वहाँ पर भी जो तालीमी बोर्ड के मुलाजमीन हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से उनके जो मुतालबात हैं वो नहीं सुने जा रहे, जिसके साथ साथ जो सुई कैद का महकमा है उसकी प्राइवेटाइजेशन और जो दीगर मुतालबात है उसके लिए भी तमाम मुलाजमीन जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। और पेशावर के इलाके हयाताबाद में सुई गैस का जो मेन ऑफिस है वहाँ धरना दिए बैठे हुए हैं। ठीक है, आसिफ हमारे साथ पेशावर से मौजूद है और तमाम तर तफसीलात बता रहे हैं। इस्लामाबाद का रुख करते हैं। दारुल हुकूमत में यासिर नज़र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनके पास आज क्या अपडेट्स हैं एहतसाब अदालत के केसेस के हवाले से। जी यासिर, गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 अहम केसेज हैं। एक का फैसला सुनाया जाना है जिसमें तैयबात का तशद्दुद केस जो है उसका आज फैसला सुनाया जाना है। 2016 में ये वाक़या पेश आया था, उसके बाद जो राजीनामा है वो भी हो गया था, लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस ने इसका नोटिस लिया था और नोटिस लेने के बाद अब इसका फैसला सुनाया जाना है। तो दूसरी तरफ आज एहतसाब अदालत में वाजिद ज़िया पे जो जरा है वो जारी रहेगी। वाजिद ज़िया आखिरी गवाह हैं जो पेश हो रहे हैं। इसके बाद के जो तफ्तीशी अफसर हैं उनका बयान जो है वो कलम बंद किया जाएगा और उनसे जो जरा है वो जारी रखी जाएगी। तो इस तरह ये 2 अहम केसेस आज इस्लामाबाद में हैं। तो आज साथ साथ आपको ये भी बताएं, शहर इक़्तिदार का मौसम भी इंतहाई खुशगवार है। सुबह सुबह हल्की बारिश भी हुई थी। अब अपडेट करें इस्लामाबाद से, आपका भी मुख्तलिफ शहरों का हाल हम जान चुके हैं और तकरीबन ओवरऑल सारे ही जो हमारे शहर हैं उसमें मौसम जो है काफ़ी अच्छा है। तो जनाब, शहरों का मौसम तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन आजकल सियासत का मौसम कैसा है ये जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे सीनियर सहाफ़ी नफीस नईम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। ये बताएं आजकल सियासत का मौसम कैसा है, एडिटोरियल क्या लिख रहे हैं सियासी मौसम के ऊपर? सबा लफ्ज़ों की बमबारी और फायरिंग के बाद अब जो है फिजिकली फायरिंग हो रही है और अब हर तकरीर जो है वो सेंसर होगी। जी हाँ, उस पर तकरीर तो सेंसर होगी। हाँ। ये एक फैसला आया है, अगर आप इसमें चाह रहे हैं कि ये 15 रोज़ के लिए तो कम से कम जो है वो सुकून आ गया है। कोई भी अदलिया मुखालिफ तकरीर जो है वो नशर नहीं की जाएगी। ये 3 रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया है और उस वक्त तक सबूत ये कैमरा के हवाले कर दिया गया। देखें, ये एक बड़ा अच्छा डिसीजन है, इसलिए कि अगर कोर्ट खुद ये काम करती और किसी की तकरीर पर, इश्ताल अंगेज़ तकरीर पर पाबंदी लगा दी थी तो ये एक मौक़िफ़ के अपनाया जाता कि जुडिशरी ने, जो पैमरा एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसके बगैर जुडिशरी ने खुद फैसला दे दिया और अपने बारे में। लेकिन ये बड़ा अफ़वाह तफ़हीम के साथ बात की गई कि 15 दिन के लिए पैमरा को ये सौंप दिया गया कि वो इनकी तकारीर का जायज़ा ले और देखे कि क्या ये आया इस काबिल है कि इनकी पाबंदी लगा दी जाए और कितने अरसे में। इस हवाले से पैमरा अब जो है उसके जिन्हें कोर्ट में ये गेंद चली गई है। पैमरा 15 दिन के बाद, नफीस भाई बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि पैमरा को तो रेफर किया गया है कोर्ट की जानिब से, लेकिन पैमरा वो इदारा है जो हुकूमत खुद कंट्रोल कर ली है, कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का किरदार अदा नहीं कर रहा। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पैमरा क्या करेगा, पैमरा तो कुछ नहीं करेगा। नहीं अवैस, ये इस लिहाज से बहुत अहम बात है कि पैमरा कभी भी ये नहीं कहेगा, एक तो ये अभी फैसला हो रहा है, लेकिन पैमरा ये कभी भी नहीं कहेगा कि आप इसको जाने दें, यानी कि तकरीरें होने दें। लाजिम बात है, पैमरा ने अपना मौक़िफ़ देना है, फैसला देना है, तो पैमरा को एक फैसला करना पड़ेगा। अब वो नहीं होगा कि गुमगुम की सूरत हाल होगी कि नहीं ये बात कर रहे और ये ना कर रहे। पैमरा ने अपना फैसला देना है, इसका मतलब है दूसरी लफ्जों में कि पाबंदी लग गई। पाबंदी लग गई। एडिटोरियल से हम आ जाते हैं। मौज़िज़ जज की रिहाइशगाह पर फायरिंग का वाक़या। जस्टिस एजाजुल एहसन की रिहाइशगाह पर लाहौर में होने वाले फायरिंग के वाक़यात ने पूरे मुल्क में एक डिबेट शुरू कर दी। लोगों के मजम्मत की बयान आने शुरू हुए। वाक़या हफ्ते की रात तकरीबन 9:45 पर एक बुलेट फायर हुई है, जो कि रेंजर्स एहलकार ने बताया कि ये 10:45 पर 9:45 पर। उसके बाद इतवार की सुबह 9:10:45 पर रात में फायर हुआ। 9:45 सुबह दोबारा एक और बुलेट फायर हुई।
इतना इंतहाई हाई सिक्योरिटी जोन है। जस्टिस साहब जस्टिस एजाजुल हसन सिर्फ 6 मिनट पहले वाक़े के अपने घर में दाखिल हुए थे। पहली जो बुलेट फायर हुई है वो कहा जा रहा है कि 9mm की पिस्टल से फायर की गई है और काफ़ी दूर राइफल से या उससे काफ़ी दूर से फायर की गई है। स्नाइपर शॉट तो जो भी था, वो पहली बुलेट दरवाजे के ऊपर लगी और दूसरी जो गोली फायर हुई थी वो खिड़की पर लगी है, किचन की खिड़की पे। सबसे बहुत सारी डिबेट हो चुकी हैं सबा अवैस, मैं इस चीज़ पे नहीं जाता कि क्या वाक़या अभी मुकदमा दर्ज हो गया है। सुल्तान चौधरी साहब जो है DIG इन्वेस्टिगेशन इसकी तहकीकात कर रहे हैं, जियो फेंसिंग का कर दिया गया, मजम्मती हर तरफ से आ रही है। असल कहानी ये है, इंतहाई सिक्योरिटी जोन और बुलेट फायर हो गई और वो भी जस्टिस के घर तक पहुंच गई। अच्छा, इस एडिटोरियल पे ज़रूर अभी हम डिस्कशन करेंगे। ओवरऑल ये आप बता रहे हैं जस्टिस साहब के घर के हवाले से जहां पर फायरिंग का ये वाक़या पेश आया। अभी आपको यहां पर बताते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को अदलिया मुखालिफ बयान महंगा पड़ गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने अदलिया मुखालिफ तकारीर नशर करने पर अबूरी पाबंदी लगा दी है। पैमरा को हुक्म दिया गया है कि तमाम TV चैनल्स को खुद निगरानी करनी चाहिए और 15 रोज़ में कोई फैसला किया जाए। अदालत ने दायरा कार से मुताल्लिक नवाज शरीफ की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी है, जिस पर वकला की तल्ख कलामी भी हुई है। एक खुसूसी पैकेज है, पहले वो देखिए फिर उस पर बात करेंगे। इस तकारीर से मुतालिक दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। पैमरा को हुक्म दिया कि लीगी रहनुमाओं की अदलिया मुखालिफ तकारीर से मुतालिक शिकायतों पर 15 रोज में फैसला किया जाए। उस वक्त तक नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत 16 नून लीगी रहनुमाओं के बयानात को नशर न किया जाए। अदालत ने पैमरा को TV चैनल्स की खुद मॉनिटरिंग की भी हिदायत कर दी। तो जनाब, ये पैकेज आपने देखा और इसी मौजू पर बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने। सर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कहेंगे खुशामदीद, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, ये जो पाबंदी लगाई गई है अदालत की जानिब से और मामला पैमरा को भेज दिया गया है, 15 दिन के अंदर फैसला उसने करना है कि क्या होना चाहिए, आप क्या समझते हैं ये फैसला कैसा है फैसला, क्योंकि इस बहुत सारे हलकों से इस पर तनकीद भी की जा रही है। देखिए, जो लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं वो बिलूम लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बड़ी सीधी सी बात है कि एक आदमी एक दफ़ा अगर अदालत की ताहीन करे, उसकी बेतौकीदी करे, तो उसको भी कहा जाता है कि जी आप अदालत से माफ़ी मांगे। ये हजरात तो दोनों बाप बेटी ये तो पिछले 6-7 महीने से लगे हुए इस काम पे, और फिर कहते हैं लोगों को कि जी हम कॉल देंगे, उकसा रहे हैं। अब उकसाने का जो काम है वो कल अगर अदालत के ऊपर चढ़ जाने लोग तो फिर आप सोचिए कि क्या हालात हो। तो ये जो सूरत हाल इन्होंने पैदा की है ये बड़ी अफसोसनाक है। और फिर जो खास तौर पर अदालतें जेल में रखती हैं कि इस पार्टी के इन लोगों की, इसी ग्रोह की एक तारीख है पीछे जहाँ उन्होंने अदालतों पर हमले किए हुए हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए मुल्क के अंदर एक अमन रखना ये सबकी जिम्मेदारी है। आपको आज़ादी इजहार राय जो है वो इजाज़त नहीं देती कि आप बेलगाम जो दिल में आए, जो मुंह में आए वो अपना बोलते जाएं, किसी को गालियाँ निकाल दें या किसी की इज्जत उछाल दें या किसी को धमकी दे दें। जो आज़ादी इजहार राय है इसमें हक आपका है, लेकिन जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। बिल्कुल कि आप अखलाकियात को मद्देनजर रखें, आप मुल्क की सलामती को, चीज़ों को मद्देनजर रखें, दूसरों की इज्जत, दूसरों को धमकी न दें। ये सारी चीजें जो है ये आर्टिकल 19 जो हमारे साहब 19 एक ही बात कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो हल्के इस वक्त तनकीद कर रहे हैं उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अदालत उज़्मा या अदालत आलिया ने जो फैसला दिया है वो खुद से सो मोटो भी ले सकती थी और तौहीन अदालत के हवाले से कार्रवाई कर सकती थी। ये पैमरा को भेज दिया गया। पैमरा चूंकि एक सरकारी इदारा है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है, तो वो क्या कार्रवाई करेगी इनके खिलाफ? देखिए, बात यह है कि पैमरा भी जवाबदेह होगा अदालत को। उसमें उन्होंने करना सिर्फ ये है कि तकरीर में से अगर अदालत की तौहीन का कोई पोर्शन है, कोई चीज़ है, तो उसके लिए कोई तरीका कारवाई करना तो उसको वहाँ से हज़फ कर दिया जाए, यानी वो हिस्सा नहीं दे। इसमें अदरवाइज कोई ऐसी पाबंदी नहीं। पूरी तकरीर अगर मियाँ साहब या उनकी बेटी कोई अदालत को बुरा बनाना चाहे तो वो पूरी तकरीर उसी तरह नशर हो सकती है जो जी चाहते हैं। एक सिर्फ उतना पोर्शन है जिसके लिए, और वो पैमरा 15 दिन में कोई ना कोई तरीकाकार उसका निकाले। लेकिन सर इसकी टाइमिंग कैसे देखते हैं आप? देर नहीं हो गई है? क्योंकि तकारीर तो अदलिया मुखालिफ तकारीर अगर आप इस तरह इस हवाले से देखा जाए तो कई हो चुकी हैं, और इस वक्त जो है नवाज शरीफ साहब की सज़ा का भी सुनने में आ रहा है कि उनको जो है वो कंक्लूजन हो रही है केस की भी। तो इस हवाले से, इस टाइमिंग के हवाले से आप क्या कहते हैं? टाइमिंग देखिए, बात यह है कि अदालत ने तो सो मोटो लिया नहीं था। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में
जो नवाज शरीफ और उनकी बेटी के बारे में तौहीन अदालत का किस्सा जो है वो अदालत ने वापस कर दिया था केस, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में किसी ने दायर की इस पर। अब ये रेड पिटीशन जो है वो अगर आप उसको सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के नुक्ता से देखें तो सुप्रीम कोर्ट इनको मौका नहीं देना चाहता कि वो कोई ऐसी इनकी तकारीर पे या इनको तौहीन अदालत पे सजा दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लगता ही वो है तो उन्होंने फोकस रखा हुआ है सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे जो इनकी करप्शन के केसेस हैं, उसके अलावा वो किसी और चीज़ के ऊपर इनको। लेकिन सर देखें, एक तो हम केस देख चुके हैं अल्ताफ हुसैन की तकरीर का, उनको तो पाबंदी मुकम्मल लगा दी गई, लेकिन यहाँ मुतफर्रिक दरखास्तों पर फैसला सुनाया गया है। तो ये चैनल्स के लिए मसाइल बढ़ नहीं गए हैं कि आप अब एक कोई साहब तकरीर कर रहे हैं और तकरीर के दौरान अचानक उन्होंने अदलिया मुखालिफ कोई जुमला बोल दिया, तो उसके लिए मॉनिटरिंग का, इसको सप्रेस करने का क्या तरीका होगा? हमारे लिए तो मसला हो गया फिर ये। बिल्कुल, ये उस लिहाज से मसला है। टेक्निकली इस पे अमल दरामद करने के लिए बहस मुबासा हो रहा है कि उसको कैसे किया जा सकेगा, और ये टेक्निकल जो हजरात हैं जो इस मामले में वही को इसका हल निकाल सकेंगे। अगर नहीं हल हुआ तो 15 दिन के अंदर अंदर मेरा ख्याल पैमरा अदालत से दोबारा रजू करेगा और उनको वजाहत देगा कि जी इसमें ये दुश्वारी है, फिर अदालत उसके मामले में कर सकती है। लेकिन बिल आखिर जो है ना, इन चीज़ों का सोल्यूशन यही है कि अगर एक शख्स अपनी वार्निंग लेने के बाद भी बाज नहीं आता और अदालत की बेताबी करता है तो अदालत को उसको सजा देनी चाहिए। तो ये जनरल साहब बहुत शुक्रिया, आपने आज न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। और सदा लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब रिटायर कर रहे थे कि ये फैसला बिल्कुल ज़बरदस्त फैसला है, आईन और कानून के मुताबिक फैसला है। और जैसे नफीस भाई ने पहले कहा कि शायद इस फैसले में थोड़ी सी देर कर दी गई है, हुकूमत को पहले अदालत को रिएक्ट करना चाहिए था। नफीस नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अभी यहाँ शामिल करेंगे प्रोग्राम में एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक अगेन। तो जनाब, बात हो रही है एडिटोरियल्स की और नफीस नईम साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि एडिटोरियल जो आप डिस्कस कर रहे थे वो क्या है? सब हम जाने से पहले ब्रेक में मौजूद जज की रिहाइश का जो फायरिंग थी उसमें एक मैं कंक्लूड करता जाऊँ उसमें कि बयानबाजी शुरू हो गई है। अभी तहकीकात का तो हो रही हैं, अभी ना कोई गिरफ्तारी हुई है, ATC की दफ़ा शामिल हो गई है, मुकदमा दर्ज हो गया है, लेकिन देखने जो कोई पॉलिटिकल सियासी जो है वो पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है इस मामले पर, गवर्नमेंट को इल्ज़ाम दिया जा रहा है। तो इदारिया ये कहता है कि अभी बयानबाजी से तबसरों से इज्तनाब किया जाए, जब ये कोई फैसला सामने आ जाएगा मुजरिमा। असल चीज़ जो है, देखिए जितना ये संगीन मामला है उतना ही पुरअसरार भी है कि उस इलाके में फायरिंग का होना ऐसे वक्त में कि जब जजेस के पास ऐसे खुसूसी केसेस हैं, और क्योंकि गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो इसकी तहकीक को पहुँचे और उन मुलजमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएं जो इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी पर सवाल पड़ता है। गवर्नमेंट पर सवाल उठ रहे हैं कि ये मामला कहीं उनका कोई नहीं था। तो ये बहुत जरूरी एक टेस्ट केस है, एक चैलेंज है कि वो इसको मंतकी ये भी तो कहा जा रहा है नफीस भाई कि यही जजेस पहले बहुत सारे कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी के मुख्तलिफ मुकदमात सुन चुके हैं, कभी ऐसा हमला नहीं हुआ। अब चूंकि ये सेंसिटिव नौयत के केसेस करप्शन के हवाले से ज़ेर समात हैं, उनके ज़ेर निगरानी, तो अब शायद गवर्नमेंट पर जिम्मेदारी जा रही है। कभी इतनी नाइव नहीं हो सकती, मैं नहीं समझता कि स्टुपिडिटी करेगी कि वो इस मामले में जब वो हर तरफ से जो है मसाइल का शिकार है, वो ऐसे रेड जोन में फायरिंग करवा अगर क्या जाता है कि करवा दे जज की किसी रेजिडेंट्स के ऊपर, तो ऐसा बहुत बिल्कुल आपकी बात नहीं आती, हमें बयानबाजी से इस्तेमाल करना चाहिए। हम आ जाते हैं, इदारती नोट है डॉन का, डेथ पेनल्टी रिपोर्ट। ये एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को कोट किया है इदारती नोट ने। उसने कहा कि 2014 में जब ये हम देख रहे थे कि दहशतगर्दी की अदालतें बनी थी, फौजी अदालतें, और उसमें मॉरिटोरियम जो है वो पाबंदी जो है वो डेथ पेनल्टी से हटा दी गई थी। 4 सालों के दौरान जो उस वक्त से 500 अफराद को इस वक्त तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया है, यानी कि 500 अफराद को फांसी दी जा चुकी है। पाकिस्तान जो है वो इस वक्त 5वें नंबर पर आ गया है, जो कि जिसे हम कहते हैं वन ऑफ द 5 मोस्ट प्रोलिफिक ग्लोबल एग्जीक्यूशनर्स, इसकी पाकिस्तान बन चुका है 5वां मुल्क। 7000 ऐसे अफराद हैं जो डेथ रो पर हैं, जिनको इंतज़ार कर रहे हैं। तो इदारती नोट कहता है कि ये हमारे लिए, क्योंकि देखें डेथ की एक ऐसा सज़ा होती है जिसकी जो है वो रिपेंटेंस नहीं होती है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। एक दफ़ा देखिए, हम आपको याद होगा तकरीबन 2 साल पहले की वाक़या है कि एक 2 भाइयों की पर एक फैसला दिया गया था अदालत ने कि वो फांसी की उनकी सज़ा हो चुकी थी। अदालत ने फैसला दिया कि उन्हें बरी कर दिया जाए,
जब वहाँ गया बैलिफ तो मालूम हुआ कि 1 साल पहले दोनों को फांसी हो चुकी है। तो ऐसे सज़ा में जो उनको नहीं थी होनी चाहिए थी वो उनको फांसी हो चुकी थी। तो अदालत यह कहता है कि फांसी की सज़ा पर नजर सानी किया जाए। खुद प्रेसिडेंट भी अपने जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उसका इस्तेमाल करते हुए इन पर नजरसानी करे जो केस पेंडिंग में है। लेकिन नफीस भाई इसमें एक नुक्ता सवाल ये भी निकलता है कि पाकिस्तान चूंकि गैर मामूली हालात का शिकार है पिछली 2 दहाइयों से, ऐसे दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं आपको पता है, तो उन दहशतगर्दों के हवाले से डेथ पेनल्टी क्या नहीं होनी चाहिए? दुनिया भर में तो आप देखें FBI को अगर देखें वहाँ पे वो तो एनकाउंटर भी कर देते हैं, वो लोग भी एग्जीक्यूशन कर देते हैं जो इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमात में हो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से दैट डेथ पेनल्टी डजंट हैव एनी डेटरेंट इफेक्ट। आप किसी मुजरिम को सभा कुछ कह रही है? जी, मैं ये कह रही हूँ कि हम डेथ पेनल्टीज़ के हवाले से जहाँ बात कर रहे हैं, वहीं इस हवाले से हमारे ही मुल्क से ये बहुत सारी आवाज़ें उठी हैं कि जब तक आप इस तरह की पेनल्टीज़ नहीं लगाएंगे तो दहशतगर्दी का खात्मा नहीं होगा, ये मुलजिम नहीं डरेंगे। वहीं जो एडिटोरियल के हवाले से आप डिस्कशन कर रहे हैं, एडिटोरियल में यह है कि इस पर नजरसानी की जा सकती है, तो आप कह रहे हैं ना कि रिपेंटेंस इसके ऊपर नहीं बनता, अगर आपने एक दफ़ा सज़ा सुना दी तो सज़ा सुना दी। तो मेरे ख्याल में बड़ा देखभाल के इसकी पूरी तहकीकात करके आप अगर किसी को सज़ा दे रहे हैं तो फिर आप सज़ा सुना सकते हैं। और एक सवाल पैदा होता है सर, मैंने अभी जो कहा कि ये इसमें जो ना डेथ इफेक्ट नहीं है। डेथ मैं अगर कोई जुर्म करने जा रहा हूँ या कोई ऐसा बंदा जो कि किसी शख्स को मारने जा रहा है, सबा जब वो कत्ल करने जा रहा है ना, तो वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे इसकी फांसी होगी कि मुझे उम्र कैद की सजा होगी। कंसीक्वेंसेस तो वो बाद में सोचेगा। जिस स्टेज पर वो फायरिंग कर रहा है या किसी को कत्ल कर रहा है या किसी को जान ले रहा है, उस वक्त वो अपनी कंसीक्वेंसेस नहीं सोचता। अगर यही हमें हो जाए तो बहस अगर हम बीइंग अ मुस्लिम स्टेट, हमारा सबसे बड़ी सजा ही हमें जो है कि जहन्नम है, उससे बड़ी सजा आपको क्या होगी कॉन्सेप्ट में आपके सहमत? तो जब डेथ पेनल्टी वो कहते हैं कि डेटरेंट इफेक्ट नहीं है तो इसकी सजा भी नहीं बनती। अगर आप इसको उम्र कैद की सजा में ले जाएंगे तो ये बेहतर है। और क्योंकि देखिए ट्रायल जो है ना, फेयर ट्रायल, हमेशा एक सवाल उठता है कि इसका फेयर ट्रायल हुआ कि नहीं। और यही हम देख रहे हैं कि 20-20 साल लोग कैद काट के जब उन्हें मालूम होता है कि ये बेगुनाह है, बेकसूर है, तो वो तो कैद जो काट रहे हैं वो बाहर निकल आता है। जैसे अभी अस्मा नवाब का केस देखें, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता यही होता कि अस्मा नवाब को भी फांसी पे चढ़ा दिया जाता और अब ये फैसला होता तो अस्मा नवाब आज जो है वो किसी ऑब्सक्योर ग्रेव में गॉड फॉरबिड होती, वो बाहर ना होती। ठीक है नफीस नईम साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वक्त एडिटोरियल डिस्कशन कर रहे थे और इंतहा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जो हमने डिस्कस की हैं। बहुत सारी और बातें करनी है और करेंगे हमारे टॉपिक के बारे में बात जो कि है ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से कि घर बैठे आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, ये बताएंगे हम आपको इस ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो अब वक्फे के बाद हम वापस आ चुके हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे पास 2 हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंश्योरेंस के हवाले से। सब आपको पता है पाकिस्तान में इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है उसमें गिने चुने ही लोग काम कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है और इस हवाले से अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को इस तरफ लाने के लिए। तो इसी हवाले से हमने अपने मेहमान को मदऊ किया है। EFU लाइफ इंश्योरेंस से इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हसन आमिर साहब ने। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, तकरीबन 0.5% कहा जाता है कि पाकिस्तान में इंश्योरेंस इंडस्ट्री काम कर रही है। तो कितना स्कोप है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, इस हवाले से बताइए। बहुत शुक्रिया सबसे पहले आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें मौका दिया और यहाँ इंश्योरेंस के हवाले से एक डिस्कशन हुआ जो कि बहुत कम मौके मिल रहे होते हैं। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि 0.5 या इससे भी कम या थोड़ा ऊपर नीचे पेनिट्रेशन है और डेफिनेट जितने भी प्लेयर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं वो भी इतने नहीं हैं। टोटल 5-6 प्लेयर्स हैं जो कि अभी इस इंडस्ट्री में हैं और उन सबकी कोशिश यही है कि इस पेनिट्रेशन को बढ़ाया जाए। ऑब्वियसली EFU लाइफ ने इस पर काफ़ी काम किया है पिछले कई सालों में और हमने एफर्ट की है कि जो हमारा कोर बिजनेस है, जो हमारे इंडिविजुअल सेल्स का चैनल है, उसको हम काफ़ी स्ट्रेंथन करें। और अभी हम इस वक्त आपको मैं बताता चलूँ कि EFU लाइफ की पूरे पाकिस्तान में कुछ 200 के करीब ब्रांचेस हैं। अच्छा। और 5000 के करीब हमारी इस वक्त सेल्स फोर्स है डेडिकेटेड, जो कन्वेंशनल इंश्योरेंस और जो नया चैनल तकाफुल इंश्योरेंस अभी कन्वेंशनल कंपनी ने इंट्रोड्यूस कराएगा उसको मिला के है। तो ये उसी की तरफ एक एफर्ट है कि जी हम पेनिट्रेशन को बेहतर बनाएं, लोगों तक पहुँचें, मास्टर्स तक पहुँचें, जो हमारे Tier 1 Tier 2 सिटीज़ हैं उनके अंदर और प्लस अर्बन जो हमारा सेक्टर है, स्पेशली अर्बन्स के लिए अर्बन्स के लिए काफ़ी उसके अंदर काम हो रहेगा। तो ये एफर्ट्स हैं जो कि इंश्योरेंस। अच्छा सर, मेजर माइलस्टोन्स आपके क्या आप लोगों ने अचीव किए हैं? देखिए EFU लाइफ का मैं आपको बताऊं कि पिछले कई सालों से जो हमारी एफर्ट्स हैं उसके अंदर ऑब्वियसली
जो अवार्ड्स भी हमने लिए हैं, प्लस हमारी कॉन्स्टेंटली ग्रोथ। जैसे अगर आप लास्ट ईयर देखें, हमने कोई जो बिज़नेस किया है 31.5 बिलियन का बिज़नेस किया है सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में, जो कि अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर से देखेंगे तो तकरीबन 27-28% की ग्रोथ है। प्लस इसके साथ साथ हमारे जो अवार्ड्स हैं, जिसके अंदर बेस्ट कॉर्पोरेट अवार्ड है, कंज्यूमर चॉइस अवार्ड है, फिर CSR एक्टिविटीज़ हमारी हो रही होती हैं, उसकी रिकग्निशंस हैं जो कि हम हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हम फख्र कर सकते हैं कि EFU लाइफ आपकी जी 28% से ज़्यादा आप ग्रोथ बता रहे हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है मार्केट में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लोग लेना चाहते हैं प्रोडक्ट्स, और शायद अवेयरनेस की कमी है, इतना ज़्यादा उसको पेनिट्रेट नहीं किया जाता, लोगों को मोबिलाइज नहीं किया जाता। तो प्रोडक्ट्स के हवाले से अगर हम पूछें तो EFU लाइफ के पास, या जो आपकी कन्वेंशनल और तकाफुल आपने जो बताए कि दो आपके पास मीडियम्स हैं, तो इसके प्रोडक्ट्स के हवाले से आप बताएंगे अगर? जी देखिए, जैसा आपने सही कहा कि लोगों में अवेयरनेस की डेफिनेटली कमी है। उसको जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ हैं उन्होंने आने के बाद काफ़ी इसको बेहतर किया है लोगों में। अब वो चीज़, क्योंकि मुझे EFU लाइफ के साथ 20 साल इस वक्त हो चुके हैं काम करते हुए, तो जो 20 साल पहले की सिचुएशन थी और अब में काफ़ी बेहतर है, लेकिन स्टिल काफ़ी इसमें काम करने की ज़रूरत है। प्रोडक्ट्स हमारे पास शेल्फ में हर तरह की प्रोडक्ट्स हैं, और EFU लाइफ मैं समझता हूँ वाहिद इदारा है जो कॉन्स्टेंटली डेवलप कर रहा होता है प्रोडक्ट्स को, उसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स, उसके मुख्तलिफ जैसे जैसे फीडबैक हमारे पास क्लाइंट्स का या हमारे जो सेल्स एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं उनका आ रहा होता है, तो हम उसको डेवलप भी कर रहे होते हैं। उसके अंदर मेन कोर, जैसे मैंने बताया कि हमारे पास इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस है। इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस इज़ द मेन कोर बिजनेस ऑफ एनी इंश्योरेंस इंडस्ट्री। उसके अंदर हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, जिसके अंदर आपको पता है कि हमारी जो TVCs भी चल रही हैं, उसकी थीम्स यही हैं, एजुकेशन प्लान है, मैरिज प्लान है, चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर है, लोगों की इन्वेस्टमेंट, बेसिकली जो थीम है लोगों की सेविंग और उनकी जो आप कहें जी प्लानिंग के ऊपर खास तौर पर जो इस दफ़ा हमने फोकस किया है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट्स के हवाले से आप बात कर रहे हैं कि लोगों के पास पैसे होते हैं लेकिन आइडिया नहीं होता, या आइडिया भी अगर होता है तो या मार्केट की वोलेटिलिटी की वजह से वो किसी चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि अगर हम ये पॉलिसी लेते हैं तो इससे हमें कितना फायदा होगा और आने वाले सालों में हमें ये कितनी हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो ओवरऑल पॉलिसीज के हवाले से ना लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, उस हवाले से कुछ बताएं। देखिए, इसके अंदर वैसे जैसे कि प्राइवेट सेक्टर ने आने के बाद इस कंफ्यूजन को काफ़ी हद तक दूर किया है। मैं खुद इस कंफ्यूजन का शिकार था जब मैं इंश्योरेंस में नहीं था, लेकिन आने के बाद और अब जो हमारे सेल्स एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, जो हमारे सेल्स कंसल्टेंट हैं, दे आर बेसिकली फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स। इंश्योरेंस बेसिकली इज मैनेज योर फाइनेंस। आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस। जो हमारे कॉन्सेप्ट एक समझा जाता है, खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो इंश्योरेंस का है, ऐसा ठीक है, वो इज जस्ट वन ऑफ पार्ट। इट्स नॉट कि कोई इंसिडेंट हो तो ही आप है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों के पास पैसा भी होता है, लोग चाह भी रहे होते हैं, लेकिन उनको चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती या वो गाइडेंस नहीं मिल रही होती। तो अब मैं समझता हूँ कि हमारे जो हमने खासतौर पर टेक्नोलॉजी, जैसे हम जिक्र कर रहे थे ब्रेक में, कि टेक्नोलॉजी ने चीज़ें बहुत आसान कर दी हैं। तो EFU लाइफ वो पहली इंश्योरेंस कंपनी थी जिसने ऑनलाइन पोर्टल इंट्रोड्यूस कराया, मोबाइल ऐप इंट्रोड्यूस कराया, जो हमारे कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, वो इजीली घर बैठे, जैसा आप कह रहे हैं, घर बैठे आप कुछ कर सकते हैं, तो घर बैठे अपनी पॉलिसी को रन कर सकते हैं, अपने प्रीमियम्स पे कर सकते हैं। अच्छा हसन साहब, ये बताएं कि आमतौर पे जो फेयर फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, लोगों के इस फेयर फैक्टर को आप कैसे उनके एतमाद के अंदर तब्दील करेंगे? ऐसा निज़ाम आमतौर पर समझा जाता है कि इंश्योरेंस का जो निज़ाम है वो थोड़ा सा पेचीदा निज़ाम है, तो लोगों की समझ के लिए आम फहम अल्फाज में या कोई ऐसा आसान प्रोसेस बनाया जाए, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन्स काफ़ी हद तक रहते हैं लोगों के। कॉन्सेप्ट होता है कि जी इंश्योरेंस पता नहीं कोई मुश्किल चीज़ है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊँ, जैसे हमने कहा कि इस वक्त हमारे पास 5000 की सेल्स इंट्रोड्यूस कराई है मार्केट के अंदर, और इलस्ट्रेशन देनी शुरू की है। यूनिट लिंकिंग बेसिकली एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर जो भी आप बेसिकली इट्स एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, बजाय इसके कि मैं एक हिडन इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, आपसे सिर्फ पैसे ले लूँ और कहूँगी जी ठीक है जी मैं आपको उसका, ये एक आप समझ लें कि हमारे हर वीकली अखबार के अंदर उसकी सेल एंड बिड प्राइस आ रही होती है। फिर EFU लाइफ ने सबसे पहली दफ़ा एक लोगों को आप कहना चाहिए कि उनकी इलस्ट्रेशंस, कि मतलब आपके प्रोजेक्शंस हैं क्या, आप कहाँ पे स्टैंड, अगले आने वाले सालों में आपका जो प्रॉफिट होगा उसकी प्रोजेक्शन ट्रांसपेरेंट रखी है चीजें हमने, इसीलिए ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस जनरेट हो। अच्छा सर, जो पॉलिसीज जो लोग लेना चाहते हैं उनके लिए आपका क्या क्राइटेरिया होता है? वो किस तरीके से आपको कांटेक्ट करें? उनके लिए क्या उनके पास जो है वो तमाम चीजें होनी चाहिए? बहुत ही सिंपल है। अच्छा, SMS सिंपली कर दें, कमाल लिखे 9898 पे,
ठीक है, आप ये SMS कर दें, हमारी कॉल आपके पास आ जाएगी। हमारा 24 आवर्स 24/7 कॉल सेंटर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। वरना सबसे इजी तो यही है कि 998 पे कमाल लिख के आप हमें SMS कर दें। सही। अच्छा, ये बहुत आसान तरीका है वैसे कि आप सिर्फ एक SMS के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं और फिर आपकी रिप्रेजेंटेटिव्स की जानिब से, EFU की जानिब से मुतालिका इंसान को खुद ही कांटेक्ट किया जाएगा और तमाम जो चीज़ें होंगी, प्रोडक्ट्स होंगे, उनकी ब्रीफिंग दी जाएगी। ये ज़रूर बताइएगा हसन साहब कि आज का जो दौर है, इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें लोगों के अंदर तशवीश पाई जाती है कि कहीं हम इन्वेस्टमेंट करें और हमें लॉस ना हो जाए। तो इस चीज़ को कैसे आप मेक श्योर करते हैं कि किसी की इन्वेस्टमेंट डूबे ना, उसका सारा जो ज़िंदगी का सरमाया है वो डूब ना जाए, वो कहीं कंगला ना हो जाए? सही। देखिए, वह सबसे पहली चीज़ तो ये इसमें नज़र रखनी चाहिए हमें कि ये खाली इन्वेस्टमेंट नहीं है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है उसके अंदर ऑब्वियसली इंश्योरेंस का एलिमेंट मौजूद है। इन्वेस्टमेंट यस, उसके साथ एक चीज़ ज़रूर जुड़ी हुई है, क्योंकि ये दोनों चीज़ों का मिक्सचर है। म्यूचुअल फंड अगर आप ले लें तो यस, वो एक पूरी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, उसके अंदर भी जो फैक्टर्स होते हैं वही यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में चल रहे होते हैं। हमारा पूरा एक इन्वेस्टमेंट यूनिट है, डिवीज़न है, जिनका काम है डेली बेसिस पे इन चीज़ों को मॉनिटर करना। और ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि ये फेयर हमें भी होता है और एक आम आदमी को भी होता है कि जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है वो कहीं रॉन्ग उसमें ना चली जाए। तो पूरा जो इन्वेस्टमेंट हमारा डिपार्टमेंट है इसकी वो मेक श्योर करता है कि जो भी हमारी इन्वेस्टमेंट है वो साउंड हो, सेफ जगहों पे हो, और अगेन जैसे मैंने कहा ट्रांसपेरेंट होती है, आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होती है, मॉनिटर कर सकते हैं। सर, EFU के हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, सो कहीं जाएगा मतलब स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब, हमारे साथ हमारे मौजूद गेस्ट मौजूद हैं जिनसे हम पूछ रहे हैं EFU की प्लानिंग के हवाले से कि किस तरीके से ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती है। और ब्रेक के लिंक में भी आप हमें भी सजेस्ट कर रहे थे कि लोगों को चाहिए कि एटलीस्ट वो अगले आने वाले सालों के लिए कुछ प्लानिंग करें। लेकिन सर, कितना मुश्किल होता है तमाम लोगों को कन्विंस करना कि ये स्कीम या ये पॉलिसी उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी, आगे जो साल आएंगे, आगे जो ईयर्स आएंगे, उसमें उनके लिए फाइनेंशियली तौर पर उनको बहुत बेनिफिट हो सकता है। देखिए, सबब बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। अच्छा। क्योंकि देखें, आप प्लान तो कर रहे होते हैं ना, जैसे अभी आपने देखा हमारी जो इस वक्त कैंपेन चल रही है, मीडिया कैंपेन फुल फ्लैश, उसके अंदर बेसिकली यही उसकी थीम है कि प्लान करना ज़रूरी है। तो हम प्लान तो कर रहे होते हैं, सिर्फ उसकी जैसे पहले भी हम बात कर रहे थे कि उसकी कोई डायरेक्शन होनी चाहिए, कोई उसके ऊपर मतलब वाकई में अमल भी होना चाहिए, खाली प्लान ही ना रहे। हाँ। तो डेफिनेटली उसमें आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, और जब लोगों को आप बताते हैं तो मैंने तो देखा है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने की और एक गाइडलाइन बताने की ज़रूरत है। लोगों की जो तशवीश है उसे अगर दूर किया जाए तो यकीनन बेहतरी आ सकती है। आपने अपनी मार्केटिंग कैंपेन के हवाले से बात की, तो 360 डिग्री मार्केटिंग कैंपेन ये बुनियादी तौर पर है क्या, अगर आप आसान लफ्ज़ों में बता सकते? देखिए जी, बहुत सिंपल है। बेसिकली इसमें हमने कोशिश की कि जितने भी लाइफ के एक्सपेक्ट हैं हमारे, जिनके अंदर हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, जैसे हमारा पहले TVCs है, उसको हमने प्लान किया जो इस दौर के लोग हैं, इस मिलेनियम के लोग हैं, जो अब उस स्टेज पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे उन्हें प्लानिंग करना है ना, तक उनको हमने थोड़ा उसमें किया है। सेकंड वन जो है उसकी तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हमें पजराई मिली है, क्योंकि उसके अंदर हमने थोड़ा सा अपने तौर पे कोशिश की है कि जो वुमेन एजुकेशन है उसको चेंज किया है। क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैरिज प्लान है तो लड़की के लिए और एजुकेशन प्लान है तो लड़के के लिए, हमने उसको चेंज किया है अपने तौर पे, ताकि एक उसका हुआ है। तीसरे जो है उसके अंदर भी अगर आप देखें तो हमने उसी चीज़ की प्लानिंग तो है कि जी स्विमिंग भी करेगी बच्ची, ये भी करेगी, लेकिन साथ में प्लानिंग भी है, क्योंकि औरत का जो रोल है हमारे माशरे में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है घर के अंदर, उसकी एजुकेशन को काफ़ी, औरत के रोल के ऊपर आपने बात की। बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन को हर चीज़ में आगे लाया जाए, तभी मुआशरा तरक्की कर सकता है। और जैसे कि आपने एजुकेशन के हवाले से बताया कि जो आपका प्रोडक्ट है वो ख़वातीन के ऊपर फोकस ज़्यादा कर रहा है, एम्फसाइज ज़्यादा कर रहा है। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री पाकिस्तान में इतना ज़्यादा फ्लरिश नहीं कर पा रही है, तकरीबन आपने बताया 0.5 से भी कम पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेशन है उसकी। तो आने वाले सालों में वो क्या तजावीज़ होनी चाहिए जिससे पाकिस्तान के अंदर इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश कर सके? देखिए, अभी बिल्कुल सही कहा हुआ है साहब ने कि हमारे यहाँ जितने भी इस वक्त प्लेयर हैं उनकी एफर्ट कोशिश यही है कि इस पेनिट्रेशन को बढ़ाया जाए
ऑब्वियसली जैसे हमने पहले ही बात की कि जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं उसके ऊपर भी हमें फोकस करना पड़ेगा। प्लस अच्छा सर, अर्बन एरियाज़ की जो आप बात कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा लोगों को वहाँ पर फोकस भी करना पड़ता है और कन्विंस भी करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से लोग बहुत कम इन पॉलिसीज़ की तरफ आते हैं। तो ये जो मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था कि कितना मुश्किल होता है इस तरह से उन एरियाज से लोगों को निकालना, उनको बताना कि एक्चुअली ये पॉलिसी उनकी ही फ्यूचर की बेहतरी के लिए है, तो उसके लिए फिर आप क्या पॉलिसीज, क्या स्कीम्स देते हैं उनको, क्या अट्रैक्शन होती है उनके लिए उसमें? देखिए, इसके अंदर बड़ी सब ट्रांसपेरेंट चीज़ें रखनी पड़ती हैं आपको, और उनको कोई आपने ख्वाब नहीं दिखाने होते। हाँ, यही बात, उनको रियलिस्टिक वे में उनको आपने बताना होता है। और जैसे मैंने कहा कि खाली इन्वेस्टमेंट कोई स्कीम नहीं है, ये इंश्योरेंस है। हाँ। और इंश्योरेंस के थ्रू आप इंश्योर करते हैं कि जी आपका फ्यूचर सिक्योर हो, क्योंकि रहता है किसी भी एम्प्लॉय का, किसी भी बेड अर्नर का जो आगे फ्यूचर है, ऑब्वियसली उसके साथ जब उसकी फैमिली मुंसलिक हो जाती है तो काफ़ी केयरफुल होता है, और उसको हम उसी तरह से लेके चलते हैं। और ये फिर लाइफ की सक्सेस भी यही है कि जाहिर है कि जब हम आए थे तो बिल्कुल नए नए, मतलब हमने रीबर्थ जब 20-25 साल पहले किया था, ये हमारा 25th ईयर भी है अगेन रीबर्थ को, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा लोगों के कॉन्सेप्ट नेगेटिव थे, लेकिन इन 25 सालों के अंदर वो काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। लोग जो हमारे पास, जो सेल्स के एडवाइजर्स हमारे पास आए हैं, उन्होंने जिस तरह से इन चीज़ों को डिवाइस किया है, लोगों तक हम पहुंचे हैं, काफ़ी बेहतर हुआ है। चेंज हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली ज़रूर आएगी हर चीज़ के अंदर, माइंडसेट भी तब्दील होगा। सबा की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने अर्बन एरियाज़ की बात की, तो अर्बन सेगमेंट जो है आपका, उसको किस तरह से आप टारगेट करते हैं, उनके लिए क्या खास चीज़ें आपके पास? देखिए, बेसिकली जैसे आपको पता है कि अर्बन सेंटर्स के अंदर जो लोग हमारे हैं, उनके ऑब्वियसली एक सेट ऑफ माइंड होता है कि वो उस तरह से उसमें चल रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ऑब्वियसली काफ़ी कॉन्शियस होते हैं। उनको आपने बताना होता है कि भाई ये जो इन्वेस्टमेंट्स आप कर रहे हैं ये आपकी फ्यूचर के लिए किस तरह, जैसे हमने अपनी TVCs का भी जिक्र किया, हमने TVCs में हम इसी चीज़ को बता रहे हैं कि जी जो आप प्लान खाली करना ज़रूरी नहीं, प्लान लेना भी ज़रूरी है, लेना भी ज़रूरी है। तो ये इस तरह से चलिए जी, इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे और आइंदा आने वाले सालों में आपकी जो पॉलिसी है उसमें मजीद क्या चेंजेस आते हैं, मजीद लोगों के लिए उसके अंदर क्या सरप्राइजेज हैं, ये डिस्कस करेंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। हमारे साथ मौजूद हैं हसन आमिर साहब, जो कि EFU से रिलेटेड हैं और हमें उस पॉलिसी के बारे में बता रहे थे। आपको बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए। तो आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हुई होगी पॉलिसी के हवाले से। तो गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग आज। तो जनाब, हम बात करेंगे अब ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से कि ऑनलाइन बिजनेस आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, इस बिजनेस को कैसे रन कर सकते हैं, इसमें कितना मार्जिन है आपके लिए। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है एंटरप्रेन्योर भी हैं और शी ऑप्स वेबसाइट के साथ होती हैं, उनकी अपनी वेबसाइट है। नादिया पटेल, वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। हाँ नादिया, ख़वातीन के हवाले से जो बहुत बड़ा एक इशू रहता है ना, वो ये रहता है कि कुछ ख़वातीन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होती हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, हैंडवर्क भी जानती हैं, स्टिच भी करना जानती हैं, अच्छी डिज़ाइनर होती हैं, कॉन्सेप्ट्स भी बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन वो अपने घर से बाहर किसी भी वजह से नहीं जा सकती हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या दीगर उनके इशूज़ हैं। तो वो ऑनलाइन बिजनेस अपना कर सकती हैं, लेकिन कैसे कर सकती हैं, कैसे वो अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकती हैं, कैसे वो अपने लिए अर्निंग्स कर सकती हैं? सी देखिए, बहुत ये लाइक हमारे पाकिस्तान में फीसी तो बहुत टैलेंट है, लॉट ऑफ टैलेंट पीपल, बहुत सारी ऐसी औरतें जो बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपने कहा, क्रिएट भी कर रही हैं, फूड भी है, क्लोथ्स भी है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स भी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर जिनको स्टार्ट करना है, अभी वो सिर्फ चीज़ें क्रिएट करी हैं, वो पहला स्टेप जो है सबसे पहले तो वो ये डिसाइड करें कि उन्होंने एक्चुअली मार्केट में लाना क्या, बेचना क्या है। फॉर एग्जांपल, वो एक डिज़ाइनर है तो वो स्टिच कपड़े बेचना चाह रही है, अनस्टिच बेचना चाह रही है। द सेकेंड स्टेप जो हम कहते हैं, जो सबसे ज़रूरी है, आप अपनी ब्रांड को एक नाम दें, एक ब्रांडिंग वो करें कि जी आपने वो क्या। थर्ड स्टेप जो इसका आपका आ जाता है वो है आप बिल्कुल एक बेसिक लेवल पे ही सही एक बिजनेस प्लान बना लें कि जी मैंने आगे इसको कैसे लेके चलना है, इसकी प्राइसिंग क्या करनी है, जिसमें बहुत ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मार्केट से कपड़ा लेकर इसको बनवा रही हूँ तो मेरा कॉस्ट अगर इसका 1000 रुपये, तो उसमें ये नहीं भूलना है कि आपका एफर्ट कॉस्ट है, आपका पेट्रोल कॉस्ट है, और ये कि आप लॉन्ग टर्म इसकी प्राइसिंग ऐसी रखें जो आपको एटलीस्ट 1 साल तक सस्टेन करे। ये नहीं, बिकॉज जनरली खवातीन ये करती हैं 1000 रुपये का अगर आपकी जैसे प्रोडक्ट की कॉस्ट है या आपने एम्ब्रॉयडरी कराई या कपड़ा लिया उसका कॉस्ट है, वो उसको 1200-1300 में लगा देती हैं। वो ये नहीं सोचती कि कल जब उसको कि अभी मैं शुरू कर रही हूँ, जब आप बाद में प्राइस बढ़ाते हैं
तो वो फिर बहुत नेगेटिव जाता है, शुरू हो जाती है। आप डे वन उसको अगर आपने इवेंचुअली सेल करना है 2000 में, आप डे वन उसे 2000 रखें, बेशक आप इनिशियल डिस्काउंट दे दें, सही। फिर थर्ड स्टेप उसे ऑनलाइन, अब मार्केट में उसे लेकर आना है, रीच करनी है। तो आजकल बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स है, आप सबसे पहले जो कर सकती हैं, आप एक फेसबुक पेज उसका क्रिएट कर सकती हैं, बिजनेस पेज होता है, बहुत आसान है। आपने अपना एक लोगो बनाया, अपलोड किया, प्रोडक्ट सी स्मार्टफोन से सिंपल अच्छी सी खूबसूरत क्लियर पिक्चर ली जो आपके प्रोडक्ट को क्लियरली दिखा रही है, आपने उसे अपलोड की, व्हाट्सएप पे लोगों से कनेक्ट किया। थर्ड, आप किसी भी मार्केट प्लेस को ज्वाइन कर लें, जैसे हमारी एक जो मार्केट प्लेस है शीऑप्स, उसका फोकस ही खास खवातीन के ऊपर, इट्स एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर वुमेन। तो इसी तरह और भी मार्केट प्लेसेस हैं, आप किसी एक मार्केट प्लेस को ज्वाइन कर लें। वो इसलिए क्योंकि जब हम फेसबुक, अच्छा, मार्केट प्लेस को ज्वाइन करना जरूरी है? आप अपनी प्रोडक्ट के थ्रू खुद नहीं लोगों से इंटरेक्ट कर सकते? आप फेसबुक पे कर सकते हैं बिल्कुल, बट फेसबुक के जैसे उस पेज की रीच बनाना, आपने एक पेज बनाया, आपके 20 लाइक्स हैं, फिर आपके 500 हो रहे हैं, 1000 हो रहे हैं, अब उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड डालने, हमने फेसबुक पे मार्केटिंग करनी है, तो आपका स्किल सेट होना चाहिए, मार्केटिंग का बजट होना चाहिए। अब अगर आपने मार्केट प्लेस के साथ साइन अप कर लिया, तो मोस्ट मार्केट प्लेसेस साइन अप का, शॉप खोलने का कोई कॉस्ट नहीं होता, जैसे हमारे पास भी, तो वो आपकी एक मिनी वेबसाइट बन जाती है। मैं इसी हवाले से नादिया आपसे पूछना चाह रहा था कि ये जो आपने चीजें बताई हैं, ये तो टेक सेवी लोगों के लिए है, टारगेट आप उन लोगों को करना चाह रहे हैं जो घर में आम खवातीन हैं, जिनकी दूसरी जिम्मेदारियां भी हैं। अब वो इतने सारे प्रोसेस से कैसे गुजरे, उसके लिए कैसे टाइम निकालें, उनकी आसानी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं मार्केट से, हम कहते हैं शॉप से, तो स्मार्टफोन आजकल 5-6 हज़ार का भी एक बेसिक आ जाता है। आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, आपकी 2 ऐप्स लाजमी आपने डाउनलोड करनी है, फेसबुक जैसे आप कह लें, ठीक है, उसके लिए इट्स वेरी सिंपल। आजकल फेसबुक उर्दू में भी होता है, तो अगर आप टेक सेवी नहीं भी है तो भी आप कर सकते हैं। आपने जैसे शॉप्स भी हमारी इतनी बेसिक है वो उसकी कि एक समबडी की जो ज्यादा बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं है, बहुत हाईली क्वालिफाइड नहीं है, टेक सेवी नहीं है, वो भी यूज कर सकते हैं। लाइक हमारे पास 60 ईयर ओल्ड वुमेन है जो उसके थ्रू फूड के ऑर्डर्स लेती हैं, तो आप वो बनाई, आप लोगों ने एप्लीकेशन डिजाइन इस तरह से की है कि वो आम फहम है और आसान लफ्जों में लोगों को पता चल जाता है कि क्या करना है, क्योंकि ये पेचीदा प्रोसेस है एक नए आदमी के लिए। वो उसको कैसे जहाँ पर अब हम बात करें कि घर बैठे आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपने टैलेंट को प्रमोट करके पैसे कमा सकते हैं, वहाँ मुझे आपकी ये बात बहुत ज़बरदस्त लगी कि आपने कहा कि जी आपने पहले प्राइस लो रख दी एक प्रोडक्ट की, एक ड्रेस की, और उसके बाद जब आपने इंक्रीज की तो फिर वो आपका बिजनेस के ऊपर भी असर पड़ता है और आपकी क्रेडिबिलिटी पे भी असर पड़ता है। तो आपने एक प्रोडक्ट तैयार की है, उसके ऊपर आप कितना मार्जिन रखें, क्योंकि आपने कहा आप उसकी पेट्रोलिंग भी देखें, आप अपनी एफर्ट भी देखें, आप स्ट्रगल करते हैं, एक ड्रेस बनाने के लिए आप जा रहे हैं, डिज़ाइन सोच रहे हैं, उसको डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उस ओवरऑल मतलब कितने आप मैक्सिमम कितने प्राइस एनहांस करके बता सकते हैं कि वो लोगों की रीच में भी और आपको भी जो है वो बाद में जाके भी प्रॉब्लम डिपेंड करता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, जिसमें हम कहते हैं कि आप किसको बेचना चाह रहे हैं आसान लफ्जों में। मतलब अगर आप डे वन आप ये चाह रहे हैं कि नहीं मैंने ये कपड़ा एक डिजाइन किया, ठीक है, और ये मैंने सिर्फ शादी के ब्राइडल या एक्सपेंसिव वेशन, तो फिर आप उसी हिसाब से प्राइसिंग में फिर आप इवन लेकिन आप 100% तक भी प्रॉफिट मार्जिन तक जा सकते हैं, डिपेंडिंग कॉस्ट क्या है और वो क्या। अब अगर आप मैसेज या आवाम को टारगेट करना चाह रहे हैं तो उसका कॉस्ट फिर आप अलग रखेंगे, सही, ठीक है, तो बजटिंग बिल्कुल। और ये आपने सोचना है कि वो प्राइस आपने एक सस्टेन करनी है, आप ध्यान में रखें 6 months to at least a year, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस इस 2 साल में रहा है, जो हमने देखा औरतें जो सबसे बड़ी एक आई वुड से शुरू में मिस्टेक वो ये कर जाती हैं कि वो प्राइसिंग में देखती हैं कि भाई मुझे ये चीज जो है 1000 रुपए की पड़ रही है, वो ये नहीं देखती कि पेट्रोल क्या था, बिजली क्या था, मेरा टाइम एफर्ट क्या था, वो सारे काउंट नहीं किए जाते शुरू में, फिर बाद में जाके वो प्लानिंग नहीं हुई होती, इस वजह से उनको मुश्किलात तो नादिया, जैसे कि अब खवातीन हैं और उनके पास किसी भी किस्म का कोई टैलेंट है, ठीक है, अगर वो हैंडक्राफ्ट जानती हैं या डिजाइनिंग जानती हैं या फिर उनके पास कोई ऐसा अनोखा कोई टैलेंट है जो वो चाहती है कि जी मैं प्रमोट करूं अपने आप को, तो उसके लिए अब उन्होंने फेसबुक का सहारा ले लिया। लेकिन यूजुअली ये होता है कि हमारे यहाँ अब ऑनलाइन अगर मैंने कोई चीज़ पसंद की है तो मैं 60-70% हूँ कि ये चीज़ जो मैंने पसंद की है एग्जैक्टली प्रोडक्ट यही होगी या नहीं होगी, क्योंकि समटाइम्स आप जब पिक्चर अपलोड कर रहे होते हैं तो बड़ा प्रोडक्ट कमेंट किया जाता है, वो डिलीवर नहीं किया जाता, और उसके लिए फिर हाँ क्या करें। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारी मार्केट का इस वक्त एक इशू पाकिस्तान में ये है कि आपको तस्वीर कुछ और दिखती है और चीज़ कुछ और जाती है, जिसकी वजह से लोगों का एक फेथ
हिल गया है ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग से। अब इस तरह के फीचर्स आ गए, आप अपने फोन से उसकी एक वीडियो बना के डालें, क्योंकि वीडियो में आपकी चीज बिल्कुल सही नजर आएगी। और दूसरी चीज जो हम सजेस्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो होम बेस्ड वुमेन, हम उनको कहते हैं कि देखें आप एक प्रोडक्ट आप उसकी इंटरनेट वाली पिक्चर लेके ना डालें, जो आपके पास असली जो आपने काम बनाया है, जो आपने क्रिएट किया है, उसकी एक तस्वीर डालें, उसके क्लोजअप से। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कपड़ा है तो उसकी एम्ब्रॉयडरी का भी क्लोजअप डालें, उसकी एक वीडियो कर लें। और आजकल तो लाइव वीडियो का भी है, जिसमें आपने वो लाइव वीडियो कर ली और वही सवालों के जवाब भी दे दिए। ये तो हमने बात कर ली कि अब प्रोडक्ट को आप किस तरीके से सही तरीके से दिखा सकते हैं लोगों को। अब लोगों के पास हुनर भी है, लेकिन उनको ये बात समझ में आ रही है कि जी ठीक है, हमने फेसबुक के थ्रू ऐप बनाई और अपना टैलेंट प्रमोट कर दिया, लेकिन जिनके पास हुनर नहीं है, जो घर में बैठे हैं, अब वो किस तरीके से फेसबुक को यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ऑनलाइन कुछ अर्न कर सकते हैं? अच्छा, हम ये दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग दिस थिंग, बिकॉज हमारे पास बहुत से, बिकॉज हमारे क्योंकि फोकस इज वुमेन, तो हर कोई की पास ये सलाहियत नहीं होती कि वो अपना ही कुछ क्रिएट करके बेचे, या फिर उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि मार्केट में कोई खरीदे। आपके पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन है रीसेलिंग का। रीसेलिंग से मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास, जैसे अब हम ये कहते हैं कि अगर आपने मार्केट प्लेस से जैसे एक साइन अप किया तो रीच उनके पास आएगी। आपको अपने फेसबुक का भी पेज के लिए तो आपने खुद खर्चा करना है, राइट? मार्केट प्लेस वो मार्केटिंग कॉस्ट लेगा, ठीक है। अब अच्छा, अब अगर हमारे पास एक मार्केट प्लेस है तो हमारे पास ऑडियंस यूएस से भी आ रही है, कराची से भी आ रही है, बड़े शहरों से भी आ रही है, डिफरेंट। अब एक बंदी अगर फॉर एग्जांपल वो मुल्तान में, वो खुद कुछ क्रिएट नहीं कर रही, लेकिन मुल्तान में जो मार्केट्स हैं वहाँ जो ब्यूटीफुल हैंडवर्क मिल रहा है, आपको शैडो वर्क हो गया या वहाँ की कोई मुल्तानी पॉटरी हो गई, तो आप उसको वहाँ से लेके उस प्रोडक्ट्स की आप पिक्चर लगा के आप उसके ऑर्डर्स ले सकते हो। तो उस तरीके से आप खुद भी अर्न कर रही हैं, और जो वो एक छोटा सा शॉपकीपर है आप उसको भी बिजनेस दे रही हैं। यानी खुद कोई चीज क्रिएट करने के बजाय आप मार्केट में जो अवेलेबल चीजें हैं, प्रोडक्ट हैं, उनको हाईलाइट करें, उनको प्रमोट करें और आप उसे रीसेल करके प्रोडक्ट कमा सकते हैं। तो ये टैक्टिक्स हो गए उन लोगों के लिए जिनके पास हुनर नहीं है। बिल्कुल, रीसेल। लेकिन उसमें ये जरूर देखेंगे चीज सही क्वालिटी की, रीसेलिंग में क्योंकि बहुत जरूरी है ये। और ये कि जो आम अवेलेबल है, अब आपने एक ही जाके यहाँ से मार्केट से उठा के लगा दिया तो वो कोई क्यों लेगा? तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुल्तान की कोई पॉटरी है और कोई अमेरिका में बैठा हुआ है या कोई कराची में है, तो आपने वो उसकी रसाई नहीं है उस मार्केट तक, और आप वहाँ बैठे में आपको अर्न करना है, आप बीच का वसीला बन गए, शॉपकीपर की रसाई नहीं है, मार्केट वाला किरदार अदा हो जाएगा और दोनों तरफ फायदा होगा। ये जरूर बताइएगा नादिया कि ये तो उन चीजों पे बात हो गई जो अवेलेबल ऑलरेडी हैं और जो बहुत आम तौर पे जानी मानी जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वर्चुअली हो रही हैं इंटरनेट के ऊपर और उसके ऊपर काम करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो कौन कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं ऑनलाइन जहाँ पे हम काम कर सकते हैं? जैसे अगर कंटेंट राइटिंग की अगर बात करें, आर्टिकल राइटिंग की अगर बात करें, इस हवाले से बताएं। अच्छा, बिल्कुल। हमारा अभी जैसे आई हैव जस्ट, मैं अभी वापस आई हूँ यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस पे जो गई हुई थी, वहाँ पे मेन डिस्कशन ये था क्लोजिंग द डिजिटल डिवाइड फॉर वुमेन एंड गर्ल्स। तो आपकी डिफरेंट, जैसे हमने कहा, एक तो ऑनलाइन सेलिंग हो गई, ठीक है, आपने क्रिएट किया है सेल की। दूसरी आपकी बहुत से ऑनलाइन डिजिटल सर्विसेज हो गई, जिसमें अगर आपने कंप्यूटर साइंस की डिग्री ली हुई है, बहुत सारी होती है, लेकिन चूंकि आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, आप फुल टाइम नहीं करियर परस्यू कर सकते, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कोडिंग आ गया, कंटेंट राइटिंग आ गया, वर्चुअल असिस्टेंट हो गया आजकल, उसकी बहुत ज्यादा, जैसे हम कहते हैं सेक्रेटरी या वर्चुअल असिस्टेंट, वो हो गया। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, पेज मैनेजमेंट हो गया, जिसमें आप क्वेरीज जवाब दे रहे हैं, आंसर्स दे रहे हैं। आपकी बहुत सारी ऐसी डिजिटल चीजें जो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की लोगो डिजाइनिंग है, आपने फ्रीलांस डिजाइनिंग, आपने ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर लिया, आप डिजाइनिंग करके दे सकते हैं। फोटो एडिटिंग हो गई। तो आजकल आपकी लिटरली कंप्यूटर और इंटरनेट एक अलग वर्ल्ड है जिसके अंदर आपको फोकस करने की जरूरत है कि आप किस चीज के अंदर जो है वो अच्छा काम कर सकते हैं और कौन सा आपका जॉनरा है जिसके अंदर आप बैठ के जो है वो अर्न कर सकते हैं। जैसे ट्रांसलेशन सर्विसेज हो गई, तो बहुत सारी ऐसी चीजें, और फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस भी बहुत सारी अब हैं जहां आप। कुकिंग के हवाले से मैं पूछूंगी कि जहाँ पर हमने इंटरनेट के हवाले से बात की कि भाई जो भी टैलेंट है वो आप प्रमोट कर सकते हैं, कोई भी टैलेंट जो है वो आप ये सर्विसेज दे सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। वैसे ही अब अगर कोई बहुत अच्छा शेफ है लेकिन वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता और उसको बहुत सारी ढेर सारी चीजें बनाने आती हैं, शेक्स बनाने आते हैं, तो अब डेफिनेटली उसके लिए ये प्रॉब्लम है कि वो अगर अपनी प्रोडक्ट, अपने इंग्रेडिएंट्स लाके घर में बना रहा है तो जाहिर है उसके पैसे भी जाया हो रहा है, वो सडन तो कोई नहीं उसको ऑर्डर देगा या खरीदेगा। एक शेफ अपने आप को कैसे प्रमोट करे?
उसके लिए भी हम कहते हैं जॉइन अ मार्केट प्लेस। जैसे हमारे शेफ्स का फूड सेक्शन है, सही, तो हम प्रमोट करते हैं होम शेफ्स को जो आपके घर से खाना बना रहे हैं, आपके फ्रोजन फूड समोसे वगैरह के भी ऑर्डर्स ले रहे हैं, डाइट ले रहे हैं, ग्रेनोला बार्स हो गए, डाइट फूड हो गया, आप जो देसी सालन वगैरह ले रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग मेरे जैसे जो काम करते हैं, मैं नहीं डेली बेसिस पे आई कांट कुक, तो मेरे लिए बड़ा आसान जो ऑर्डर्स लेना। तो अब जैसा आपने कहा अगर वो क्रिएट कर रहे हैं तो खुद तो वो अपने मोहल्ले तक या फ्रेंड्स फैमिली की रसाई है आपकी, तो आपने जब एक मार्केट प्लेस से साइन अप कर लिया तो उनका बहुत वास्ट रसाई है। ऑफ कोर्स फूड में लिमिट ये होती है कि आप एक रीजन या एक मार्केट प्लेस की जो आप बात कर रही हैं कि आप उनकी रीच वहां तक हो तो उनके लिए आसानियां पैदा होती हैं। बहुत सारे लोग उस मार्केट प्लेस तक भी नहीं पहुंच पाते और उनको राइट वे ही नहीं मिलता कि एक्चुअली कौन सी मार्केट प्लेस है जहां पे जाके हम अपना ये टैलेंट बता सकते हैं और इनके साथ हम जो है ना वो मिलके कंबाइन कुछ कर सकते हैं। देखिए इस वक्त तो आपका अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल रही होती मार्केट प्लेस के अंदर इतनी जल्दी। मार्केट प्लेस से देखें, एक जैसे मैं आपको अगर हम औरतों के हवाले से कहें तो मैं आपको शॉप्स को जरूर बता सकती हूँ, बिकॉज वी प्रोवाइड सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान एंड इन फैक्ट पाकिस्तानी वुमेन आउटसाइड पाकिस्तान इज वेल, बट फोकस पाकिस्तानी वुमेन पे फिलहाल। आपने iOS है, एंड्रॉइड है, कहीं भी डाउनलोड कर ली, फेसबुक के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर लिया, तो वी फोकस हम लाइक यू नो फूड आपने क्रिएट किया, आपने सिर्फ उसको रेडी करना है, हमारी डिलीवरी कंपनी आएगी, आपके घर से उठाएगी, उसको डिलीवर करेगी, पैसे कलेक्ट करेगी और आपको ट्रांसफर करेगी। इसी तरह एक दो और फूड मार्केट प्लेसेस भी हैं जो डिफरेंट शेयर्स को टारगेट करती हैं। मार्केट प्लेस की आप बात कर रही हैं, आपका एम्फेसिस उस पे ज्यादा है, तो इसमें मार्केट प्लेस का खुद का क्या बेनिफिट है? क्या वो सिर्फ प्रमोशन ही कर रही है ऐसे लोगों को जो इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं? मार्केट प्लेस का कोई अपना इंटरेस्ट भी तो होगा। हाँ, मार्केट प्लेसेस इट्स अ बिजनेस मॉडल। मार्केट प्लेसेस किस तरह वर्क करती हैं कि डिपेंड करता है, कुछ जैसे हमारा फोकस सोशल एंटरप्राइज की तरफ भी है, कुछ सिर्फ कोर प्रॉफिट्स पे, बट मार्केट प्लेसेस अर्न फ्रॉम कमीशंस। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपकी 10 to 20% या 10 to 30% डिपेंड करता है, ईच मार्केट प्लेस का अलग होता है। फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए की चीज है तो उस पर एक मार्केट प्लेस ने हमने 10% कमीशन रखा और वो आपको बाकी शुरू की प्रमोशन उसमें कहीं दे डोंट चार्ज। जैसे आपकी चीज बिकी है तो आपने 100 रुपए की चीज भेजी है तो उसमें से 10 रुपए मार्केट प्लेस रखेगा, तो उनका इस पे बेनिफिट है। एफिलिएट मार्केटिंग अगर इसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। प्राइसेस जो है वो इतनी इनहैंस रखनी चाहिए कि अगर आगे किसी और ने भी मार्जिन रखना है तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो। अच्छा, पाकिस्तान में यूजुअली हम देखते हैं कि हम लोग इंटरनेट जो है वो यूज करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टा, पिक्चर्स के लिए यूज करते हैं, स्टेटस के लिए यूज करते हैं, या फिर हम ये बताते हैं कि हम इस जगह पर बैठे हैं, हम खा रहे हैं, हम डिनर कर रहे हैं। लेकिन यूजुअली अगर देखा जाए मोर लाइकली तो टैलेंट के लिए हमारे पास बहुत सारी कम वेबसाइट है जो क्रिएटिव वेबसाइट्स होते हैं। मतलब हमें नहीं समझ में आता कि जी हर कोई क्रिएटिव है लेकिन हर कोई क्रिएट नहीं कर रहा अपनी चीजें, तो उसके लिए लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि जी ये सोशल मीडिया आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है, क्या आप लोग सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ मेरी स्टोरी